नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और कमोडिटी राउंडअप में टॉप हेडलाइन ऑफ कोर्स आज यहां पर सोना है, जहां पर ऑल टाइम हाईज पर फिर से कारोबार है। $3600 पर आउंस तो निकला था, लेकिन अब $3650 पर आउंस भी निकलता हुआ नजर आया है। रोजाना जिस तरह से 20, 40, $50 की मूवमेंट यहां पर सोने में बन रही है, यहां पर आगे जाकर दाम कैसे रह सकते हैं और फेस्टिवल सीजन पे इसका क्या इंपैक्ट है, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे कॉटन इंडस्ट्री की, जहां पर काफी सारी मूवमेंट हमने यहां पर आते हुए देखी है। बाजार की जहां तक बात है, 11% ड्यूटी हटने के बाद चीपर इंपोर्ट्स की कॉन्वर्सेशन है, लेकिन मार्जिन्स कैसे हैं, एक्सपोर्ट्स को लेकर क्या बात है, इस पर भी करेंगे चर्चा। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए जीजेसी के चेयरमैन राजेश रोकड़े हैं, साथ ही साथ मोतीलाल ओसवाल से किशोर नारने। किशोर नमस्कार। और जिस तरह की मूवमेंट हमने यहाँ पर सोने में आते हुए देखी है, ऑल टाइम हाइज, अब नए टारगेट्स ऊपर में क्या हैं? क्या सोना करेक्शन लेगा? क्या रेंज बनती हुई नजर आएगी? इस तरह के काफी सारे सवाल अब यहाँ पर हमारे पास दर्शकों की तरफ से हैं। गुड मॉर्निंग मनीषा। आई थिंक आप भी थक गए होंगे रोज ऑल टाइम हाई बोल के एवरी डे इट्स अ न्यू ऑल टाइम हाई। सो बेसिकली दिस इज मतलब ये जो दर्शाता है कि जो ग्लोबल मार्केट्स का जो अनिश्चितता है, जो रिस्क एवर्सनेस है और डॉलर को लेकर जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, आई थिंक ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर प्लेइंग टुगेदर। एंड थोड़ा बहुत जो रुपी डेप्रिसिएशन भी इंडियन मार्केट्स में थोड़ा फेवरेबल रहा है प्राइसेस के लिए। एंड अगेन यहाँ पे मतलब लेवल्स बोलने के लिए आप टेक्निकल लेवल्स अगर पूछे तो प्रॉब्ली 3750 के आसपास, 3770 3750 के बीच में थोड़ा सा रेजिस्टेंसेस है। अगेन क्यों 3700 में रुकना चाहिए, क्यों 3750 में रुकना चाहिए, मुझे वो जस्टिफाई करने के लिए मेरे पास कोई कारण नहीं है। राइट। दूसरा है कि जो सबसे सरप्राइजिंग इज द स्पीड, जो स्पीड ऑफ मूवमेंट। राइट। सो आई थिंक हम लोग अगेन लास्ट जब इस साल का शुरुआत में हम बात किया था, मैंने एक चीज बोला था कि अगर आप इमेजिन करो ग्लोबल ट्रेजरी में जो पैसा है, जो जी सेक्स में और फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स में पैसा है, उसका आप 1 to 2%, लेस देन 5% मनी भी अगर शिफ्ट करना है डॉलर एसेट से नॉन डॉलर एसेट और न्यूट्रल एसेट में शिफ्ट करना है, इधर इट कुड बी क्रिप्टो और इट कुड बी गोल्ड, तो आपका जो गोल्ड का टोटल एंटायर ईयर सप्लाई ऑफ अराउंड 2500-3000 टन्स ऑफ माइन सप्लाई एंड अराउंड 1500 टन्स, मतलब 4000 4500 टन का आपका जो टोटल सप्लाई है ईयरली, वो आपको शायद 2-3 महीने में खप जाएगा। सो इतना पैसा आपको डॉलर रिलेटेड एसेट्स में है। सो इफ वंस दैट वो जो कॉन्फिडेंस शेक हो रहा है कि एंड इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी मूविंग टू गोल्ड, ये आपको मतलब इफ यू आर टॉकिंग अबाउट 5% मूवमेंट, आपको $5000 $4500 आपको कहीं भी, मतलब इट कुड बी इन अ फ्यू मंथ्स अवे। So it's ridiculous. At the same time, it's showing how uncomfortable the markets are with the current situation. एब्सोल्युटली। जिस तरह से हमने यहाँ पर प्राइस मूव्स आते हुए देखे हैं किशोर, 35, 38, 40% जैसी तेजी ऑलरेडी इस साल में हम देख चुके हैं, डिपेंडिंग आप कौन सी करेंसी में यहाँ पर गोल्ड देख रहे हैं। और गोल्ड काफ़ी सारी करेंसीज में ऑल टाइम हाइज फिलहाल यहाँ पर बना रहा है। जिस तरह की रिपोर्ट्स हैं आगे जाके किशोर की, यहाँ पर 4000 जा सकता है, 2 साल में 5000 जाएगा, 2032 2035 तक 8000 $12000 जाएगा। अब इस तरह की कॉन्वर्सेशंस होने लगी हैं। क्या इतनी तेजी हम यहाँ पर मार्केट्स में देख रहे हैं? और अगर हाँ, तो क्या वो इसीलिए है कि लोगों का रुझान आगे जाकर गोल्ड में और बढ़ेगा? मार्केट्स में क्या हम स्लो डाउन देख रहे हैं? इस तरह की तेजी की क्या वजह है? ये अगेन जैसा मैं बोल रहा हूँ कि इट्स नॉट द स्ट्रेंथ ऑफ गोल्ड, इट्स द वीकनेस ऑफ डॉलर, इट्स द अदर वीकनेस मार्केट्स। ऑफ अदर एसेट्स। राइट। हम्म सो गोल्ड का जो जो क्षमता है न्यूट्रल रहने का, इट डजंट बिलोंग टू एनी कंट्री, इट डजंट बिलोंग टू, इट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी हम्म सेंट्रल बैंक फॉर दैट मैटर, एंड इट इज नॉट बाउंड बाय एनी फिस्कल पॉलिसी वेयर द वैल्यू ऑफ दैट करेंसी इज इम्पैक्टेड। सो ये न्यूट्रल है, नंबर वन। नंबर टू, इट्स नॉट वेरी फ्रीली अवेलेबल, वेरी रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट ऑफ सप्लाई है आपको। सो जो जिसको भी खरीदना है उतना ही अमाउंट ऑफ सप्लाई अवेलेबल है। बाकी मोस्ट ऑफ द सप्लाई विच इज 90% ऑफ द अबव ग्राउंड सप्लाई जो है वो एक्चुअली लॉक्ड इन इन वेरियस फॉर्म्स अक्रॉस द वर्ल्ड। सो इट्स नॉट गोइंग टू कम आउट। सो जो सेंट्रल बैंक का रिजर्व है वो तो बाहर आने वाला नहीं है। एंड हालांकि एक्चुअली सेंट्रल बैंक आर बाइंग मोर एंड मोर। सो
अगर रिटेल इन्वेस्टर, स्पेशली चाइनीज, इफ यू सी चाइनीज डिमांड हैज बीन स्काई रॉकेटिंग फॉर द लास्ट मतलब 3-4 months, एंड स्पेशली लास्ट 2 quarters आप पकड़ के चलिए. एंड लास्ट ईयर से एक्चुअली अमेरिकन गोल्डन ईगल का डिमांड बहुत बढ़ गया. तो देर इज अ फिजिकल एब्जॉर्प्शन ऑफ मेटल which is going on by the retail investors, hedge funds, pension funds. So everywhere there is infusion of some gold into their portfolios, and it's going across the market. So आप, for example, यहाँ से आप 30%, see, because the value becomes so high, आप एब्सोल्यूट टर्म्स में देखेंगे तो माइंड बॉगलिंग नंबर्स आएंगे आपको. फॉर एग्जांपल गोल्ड यहाँ से 30% रैली करेगा, तो 30% रैली मतलब आपको $1,000 का रैली हो गया. एक टाइम पे 30% मतलब $200-300 का हो जाता था. आज 30% का रैली मतलब $1,000 का, मतलब 3,700 का 4,500 होने में आपको 30% ही चाहिए. यस, जैसे आपने कहा माइंड बॉगलिंग नंबर्स हैं जिनसे हम काम कर रहे हैं. इस साल में सोना 36% बढ़ा है. अगर उसी तरह की तेजी हम यहाँ से आने वाले 2 सालों में भी अगर देखते हैं तो $1,000 तो एक बेस केस सिनारियो लेके हम यहाँ पर चल रहे हैं. हमारे साथ अब जीजेसी के चेयरमैन राजेश रोकड़े भी हैं. राजेश जी, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज, और जैसे किशोर भी हमें बता रहे थे कि ठीक है, दिस इज नॉट स्पेक्यूलेटिव, सेंट्रल बैंक्स तो ले ही रहे हैं, लेकिन जिस तरह की फिजिकल बाइंग वेस्टर्न वर्ल्ड से आते हुए नजर आई है, आज की डेट में यूएस और चाइना में फिजिकल सोना प्रीमियम पे चल रहा है. यानी कि इन रिकॉर्ड हाइज में भी खरीदारी है, लोग खरीदना चाहते हैं, रखना चाहते हैं सोना. इंडियन मार्केट्स में किस तरह के हाल है, क्या कुछ देख रहे हैं आप? या मनीषा जी, मैं किशोर जी से काफी बातों से सहमत हूँ. और जिस तरीके से अगर इसके फंडामेंटल को देखते हैं तो एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन डिमांड एंड सप्लाई. और जब डिमांड होती है तो कहीं ना कहीं रेट को ऊपर ले जाने से कोई रोक नहीं पाता है. और गोल्ड को बहुत सारी चीजें हैं सपोर्ट करने वाली. जैसे अगर फेड के रेट कट है, वो एक इशू इसको ऊपर ले जा रहा है. वीकनेस इन एनआर, अगर आईएनआर में देखते हैं हम लोग इंडिया में, तो आईएनआर हमारा दिनों दिन कमजोर होते जा रहा है, वो इससे सपोर्ट कर रहा है. जियोपॉलिटिकल टेंशन आप सबको ही पता है. और सीजनल डिमांड, जिस तरीके से अभी इंडिया में डिमांड बढ़ी है, क्योंकि इंडिया में भी एक तरह से इसे पहले तो केवल ज्वेलरी को एक कोई चीज पहनने के लिए सोचा जाता था, लेकिन अभी ज्वेलरी को एज ए इन्वेस्टमेंट भी देखा जा रहा है. तो कहीं ना कहीं ये एक डिमांड को बढ़ा रहा है. और ग्लोबल इन्फ्लेशन जो है वो भी इसे कहीं ना कहीं अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में डबल से भी ज्यादा का रिटर्न अगर कोई दे रहा है तो वो केवल और केवल गोल्ड दे रहा है. टेरिफ इशू ऑलरेडी चल रहा है. सेफ हेवन करके पूरे वर्ल्ड इसे देखती है. जिस तरीके से डी डॉलरेशन का चल रहा है, उस वजह से सेफ हेवन अगर किसी में दिखता है तो वो केवल और केवल गोल्ड में दिखता है. आपने देखा होगा यूएसए में अभी जॉब का जो डेटा आया वो वीक आया है, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा वो सही नहीं है. तो ऐसी बहुत सारी चीजें एक साथ कॉन्सोलेटेड हो जाती है. इस वजह से कहीं ना कहीं गोल्ड को रोकना सभी के लिए मुश्किल हो गया. और जिस तरीके से आपने भी बोला है कि ये रेट जो है $4,000, $5,000, $6,000, $7,000, तो ये अभी सिर्फ नंबर ही रह गया. और जिस तरीके से $3,500 का जो एक बेंचमार्क था वो जैसे ही टूटा, तो अभी इसे $3,500 और $3,800 रोकने से मुझे नहीं लगता है कि इसी साल अगर ये दिख जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है. और जिस तरीके की तेजी हम सोच रहे थे, और जिस तरीके इसके पहले जिस इंटरव्यू में आपने भी पूछा था, तो हम लोग ने एक $3,500-$3,800 का एक अनुमान लगाया था. और जिस तरीके से ये बढ़ा है, करीब 35%, 31% से 35% के बीच में अगर गोल्ड बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि आने वाले दिनों में गोल्ड में अभी भी तेजी है. कहीं पर भी कोई गोल्ड को लेके बेरिश के दिमाग में किसी की वर्स्ट सिनेरियो में भी किसी में दिमाग में ये नहीं है कि ये बेरिश हो सकता है. सभी लोग बुलिश है और 100% आगे भी गोल्ड और ऊपर तेजी रहेगी. पर राजेश जी, खरीदारी कैसी बनती हुई नजर आ रही है? क्योंकि अगर लोग सोना जिस तरह से रोजाना यहाँ पर महंगा हो रहा है, और हम फेस्टिवल सीजन में बहुत जल्दी जाएंगे, अभी तो शायद खरीदारी इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन क्या लोग खरीदेंगे उस तरीके से आकर फिर? देखिए कैसा होता है कि अभी मतलब मेरा अनुमान जितना है कि गोल्ड जितना बड़ा है खरीदारी उतनी बड़ी है. अगर आप मैं देखता हूँ पिछले 3 साल में, अगर मैं इंपोर्ट का डेटा देखता हूँ या फिर हमारे घरेलू मार्केट में जितना गोल्ड बिका है, और जिस तरीके से सरकार ने भी काफी सपोर्ट किया है कि सरकार ने सब बिजनेस को पूरी तरह से बुक्स में ला दिया है. क्योंकि पहले क्या होता था, कस्टम ड्यूटी बहुत ज्यादा होने के कारण बहुत सा डेटा हमारे पास आता ही नहीं था. इस वजह से सब बुक्स में न रहते हुए बाहर चले जाता था, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रे मार्केट की वजह से, क्योंकि कस्टम ड्यूटी बहुत ज्यादा थी. अभी वो खत्म हो गई है. इस वजह से सब कुछ है बुक्स में. और उसके साथ ही में जितना भी हमारे पास डेटा अवेलेबल है, उससे तो ओवरऑल घरेलू मार्केट में डिमांड अभी दिख रही है. और फेस्टिव सीजन तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. हमारे इंडियन कम्युनिटी में राखी से ही फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो जाता है. और इस बार गणेश जी थे, उसमें भी अच्छा खासा लोगों ने सोना खरीदा है, ज्वेलरी खरीदी है. और मैं अगर एक आपको मेरे अनुभव बताऊं तो लास्ट ईयर जिन्होंने गणेश जी में या नवरात्र में गोल्ड खरीदा था, तो 72,000 के आसपास का गोल्ड का रेट था, जो कि अभी 1 लाख पार कर चुका है.
तो कहीं ना कहीं लोगों को पता है कि आने वाले दिनों में अगर हमने आज इस चीज़ को नहीं खरीदा तो शायद अगले साल जब हमारे यहाँ कोई शादी होगी या कोई फंक्शन होगा तो शायद 1.25 लाख या 1.5 लाख में खरीदना पड़ सकता है। इस वजह से भी लोग काफ़ी इसे एक सेविंग के तहत भी देख रहे हैं और ये एक इस इंडस्ट्री की तरफ अच्छा खासा अट्रैक्शन बढ़ा रहा है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि अगर लोगों ने पिछले साल या 2 साल पहले या 3 साल पहले जिन्होंने सोना लिया है, चाहे वो शादी के लिहाज से लिया, घर के लिए लिया, इन्वेस्टमेंट के तौर पर लिया, अच्छे खासे प्रॉफिट्स में वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और आगे यहाँ पर और बढ़ता ही सोना नजर आएगा, तो क्लियरली वो बस मिस ना हो जाए और महंगा ना हो जाए, वो भी एक खरीदारी हमने मार्केट्स में आते हुए देखी है। राजेश जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली भावों में और तेजी की एक्सपेक्टेशन, सारे के सारे फंडामेंटल सपोर्टिव और खरीदारी भी फिजिकल मार्केट्स में यहाँ पर अच्छी खासी है। ये तो बात हुई सोने की। किशोर, चांदी पर आते हैं और यहाँ पर इसने आउट परफॉर्म तो किया ही है सोने को और आपके लेवल्स तो पार होते हुए नजर आए ही हैं। लाख के पार के साथ हमने शुरू किया था, 1.25 लाख के पार, उसके बाद आपने मुझे बताया अब हम क्या 1.5 लाख देख रहे हैं। Again, Manisha, to be very frank and as an analyst, you have to be absolutely neutral in such a situation कि आप एक नंबर पकड़ के आप बैठ नहीं सकते हैं। सो $42 हमारा जो टारगेट जो एम्बिशन था तो वो ऑलमोस्ट हो गया है। आई थिंक नाउ वी आर लुकिंग एट 51.5, close to around 52 and an upside 55 also पॉसिबिलिटी है कि बिकॉज यहाँ से आपको 30% आपको रैली कैसे भी हालत में दिखेगा। सो 30% आपको यहाँ से आप इंस्टेंटली 1.5 to 1.6 लाख के आसपास आप पहुंच जाएंगे, 155 156 के आसपास आ जाएगा। सो दैट कुड बी योर मीडियम टू लॉन्ग टर्म एम्बिशन हो सकता है। अगेन काफी लोग ये पूछेंगे कि अभी लेना चाहिए, कि हमारा सबसे बड़ा सवाल एवरी डे कम से कम 10 फोन्स में आंसर करता हूँ कि अभी क्या करूं, अभी लूं क्या, तो जो मिस हो गया है। सो जो जो फियर ऑफ मिसिंग और जो फोमो फीलिंग है, दोनों में बहुत ज्यादा है। एंड आप मान लीजिए यहाँ से 5% करेक्शन कभी भी आ जाता है या 10% करेक्शन आता है, बहुत मुश्किल है बट 5% कभी भी आ सकता है। वहां पे जितने लोग फेंस में बैठे हुए हैं वो सब लोग आके इसमें ले लेंगे। सो दैट इज व्हाट एक्चुअली प्रिवेंट्स करेक्शंस इन दिस सच काइंड ऑफ ए सिनेरियोस, कि करेक्शन इसलिए नहीं आता है कि जब भी थोड़ा भी करेक्शन आता है तो जो लोग बाहर बैठा हुआ है वो एक्चुअली तुरंत अंदर आने का कोशिश करते हैं। देयर इज अ फिनोमिनल अमाउंट ऑफ डिमांड वेटिंग in both gold and silver, which is the kind of those people who missed out on this thing and they're waiting with a lot of liquidity. किशोर, एक बेस्ट केस अगर सिनारियो यहाँ पर लें, थोड़ी देर फंडामेंटल्स, मोमेंटम, सेंटिमेंट, मूड, ये सब अगर छोड़ दें, ऑन टेक्निकल चार्ट जिस तरह की तेजी हमने यहाँ पर आते हुए देखी है, ऑब्वियसली करेक्शंस आएंगे जैसे आपने कहा, लेकिन करेक्शंस में बाइंग बहुत स्ट्रांग है। एक रेंज क्या बनती हुई नजर आ रही है गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में? अगर अपसाइड यहाँ से 30% का है तो डाउनसाइड क्या 5% 7% लेके चलें? जिनको खरीदना है क्या वो इंतजार करें? डाउनसाइड आप कभी भी आप पकड़ के चलना है 36 के आसपास। 36 इज लाइक अनदर $7-8। सो $8 इज लाइक ऑन अ $40 इज 20%, राइट। एंड सिल्वर में आप जानते हैं, आप अगेन हम दोनों साथ में इतना देखा है कि 15-20 का करेक्शन आपको 4 दिन में भी आ सकता है कभी भी सिल्वर में, राइट। सो इट्स नॉट अ बिग डील। सो इफ यू आर ए इन्वेस्टर और ए ट्रेडर इन सिल्वर, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। अगर मेरे को 20% करेक्शन आता है, 15% करेक्शन आता है, आई शुड बी एबल टू पुट मोर मनी इनटू दैट, और आई शुड बी एबल टू डाइजेस्ट दैट करेक्शन। अदरवाइज आप सिल्वर में एंटर ही मत करो। सेकंड, सो सिमिलरली आप गोल्ड में अगर तो 7% का करेक्शन अभी आप उम्मीद करके चल सकते हैं। किशोर, इज देयर एनीथिंग कॉल्ड अ मिस्ड बस? क्योंकि ऑफ कोर्स जिस तरह के तेजी ईयर ऑन ईयर देखने को मिली है वो तो है ही है, जिस तरह के प्राइसेस 2 साल पहले थे गोल्ड में शायद वो देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन जिस तरह की साइकिल्स रहती हैं यहाँ पर गोल्ड में, अगर किसी ने मिस किया है इसे खरीदना, इंतजार करें या फिर आप करेंगे जो हम रोजाना लोगों को कहते हैं SIP कर लीजिए, स्टैगर्ड वे में खरीद लीजिए, क्या वो बेहतर तरीका है? I think there are only 2 roles which a person can play, either a spectator or an investor. तो आप spectator रहेंगे तो कभी भी मतलब बस तो चलता ही रहता है, बस आपका मिस नहीं हुआ, बस तो चल ही रहा है। तो इट्स either you become a spectator, you remain a spectator. And again मैं बोल रहा हूँ कि हालांकि there is a because of missed out feeling,
आप हायर लेवल पे विदाउट अंडरस्टैंडिंग रिस्क आप इस बस पे आप चढ़ना मत। सो अगर आप इफ यू वांट टू एंटर गोल्ड एंड सिल्वर एट दिस रेंज, सिल्वर में आप 15 से 20% करेक्शन का तैयारी रखे आप एंटर करना चाहिए। अगर आप गोल्ड में एंटर कर रहे हैं 5 से 7.5% के आसपास का करेक्शन के लिए तैयार रहना चाहिए। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। आई एम सेइंग दैट कि आई एम नॉट सेइंग दैट कि अगर आपको आज की आज खरीदना है कि नहीं खरीदना है, बट अगर आप लॉन्ग investor here and you want to participate in this rally, yes, you can, but you have to be cautious of these two things. वेरी वेल सर किशोर, आशा है हमारे व्यूअर्स ने आपको आज यहाँ पर सुना है, तो क्लियरली खरीदें लेकिन उन करेक्शंस के लिए भी तैयार रहें और करेक्शंस की वेट भी कर सकते हैं। एसआईपी करें, सोने चांदी में ज़रूर इन्वेस्ट करें, क्योंकि जिस तरह से पिछला 12-18 महीना हमने देखा है गोल्ड सिल्वर ने आपको बेहतरीन रिटर्न्स दिए हैं। और ऑफकोर्स लॉन्गर टर्म भी अगर आप 10 साल का भी चार्ट उठा के देखें तो गोल्ड सिल्वर आपके पोर्टफोलियो को चमकाए ही हैं। बहुत शुक्रिया, स्वागत है आपका। हमारे साथ अब मंजीत कॉटन के ईडी संचित राजपाल जुड़े हैं। संचित नमस्कार, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुझे याद है एक समय पर कॉटन को वाइट गोल्ड कहा जाता था, लेकिन पिछले कई सालों में हमने ये जो उपलब्धि है शायद जाते हुए देखी है कॉटन से, जिस तरह की प्राइस मूवमेंट है, पॉलिसीज रही एंड ऑफ कोर्स जिस तरह की सिचुएशन एज ऑफ नाउ है। कैसे देखते हैं आप एज अ ओवरऑल इंडस्ट्री, बिकॉज कॉटन के प्राइसेस नीचे गिरे हैं, इंपोर्ट खुल गया है लेकिन एक्सपोर्ट की चिंताएं हैं, आप कैसे रीड कर रहे हैं करंट सिनेरियो? गुड मॉर्निंग मनीषा जी। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि कॉटन जो है वाइट गोल्ड होता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसकी जो चमक है वो कम हो गई है। तो उसके कुछ रीजंस रहे हैं कि एक तो सबसे पहले धीरे धीरे अगर हम बात करें तो ईल्ड, जो कॉटन की ईल्ड है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया के लिए आज की तारीख में। क्योंकि अगर हम बात करें तो कुल करीब 50 देश है जो कॉटन उगाते हैं, और अगर हम एरिया अंडर कल्टीवेशन बात करें तो इंडिया का हाईएस्ट है वर्ल्ड में। लेकिन अगर हम ईल्ड्स की बात करें तो हम 35th नंबर पर आते हैं दुनिया में। 600 किलो एवरेज ईल्ड आती है पर हेक्टर की इंडिया में, जबकि वर्ल्ड लीडर्स की बात करें चाइना, ब्राजील, अमेरिका, तो वहाँ 2500 से 2800 किलो तक की ईल्ड पर हेक्टर ये लोग लेते हैं। तो ईल्ड एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है पिछले कुछ सालों में, जिसका एक रीजन ये रहा है कि जिस तरीके के नए सीड्स, नए बीटी सीड्स हमने इंट्रोड्यूस करने चाहिए थे वो किसी कारण से नहीं हो पाए हैं। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो वर्ल्ड जो है वो बीटी सीड की 6-7 जनरेशन पर है, और हम आज भी सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो 3rd या 4th जनरेशन पर ही है। तो हमें एक काफ़ी इम्प्रोवाइज करने की ज़रूरत है ईल्ड के मामले में, वो एक रीज़न रहा है, जिससे कि फार्मर्स को भी काफ़ी हेल्प मिलेगी और उनको प्रोत्साहन मिलेगा कॉटन की ओर डाइवर्ट होने के लिए। दूसरा एक प्रॉब्लम रहा है कि पिछले लास्ट कुछ सालों से कॉटन की प्राइसेस जो है वर्ल्ड वाइड वो काफ़ी अंडर प्रेशर रही है, जिसका कि ग्लोबल डिमांड एक वन ऑफ द सिनेरियो रहा है। और इस साल जैसे कि ऑलरेडी पहले इंडस्ट्री जूझ रही थी डिमांड से, और उसके बाद ये टैरिफ के जो वॉर स्टार्ट हो गए हैं उसके कारण से और इसके कारण और काफ़ी स्लो डाउन देखने के लिए मिला है। तो कॉटन प्राइसेस जो है वो रीज़न के कारण से, इन कुछ रीजंस के कारण से, एक तो एरिया कम है, दूसरी चीज़ एक्सपोर्ट्स काफ़ी स्लो है। टेक्सटाइल की अगर हम बात करें, कॉटन एक्सपोर्ट की बात करें तो एक टाइम पे जो हम करीब करीब 20% एक्सपोर्ट करते थे वो आज हम इम्पोर्ट पे आ चुके हैं। तो उसका यही रीज़न रहा है कि डोमेस्टिकली जो है कॉटन की प्राइजेस वो काफ़ी ऊपर है बिकॉज ऑफ द एमएसपी। गवर्नमेंट का काफ़ी अच्छा स्टेप रहा है कि भाई मिनिमम सपोर्ट प्राइस होनी चाहिए फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन हायर मिनिमम सपोर्ट प्राइस के कारण से जो है वो इंडस्ट्रीज जो है वो फोर्सफुली उनको महंगा कॉटन खरीदना पड़ रहा है कंपैरेटिवली वर्ल्ड। तो ये एक रीज़न रहा है कि डाउनस्ट्रीम जो है मार्जिन्स काफ़ी कम हुए हैं पिछले 2 साल में, और एक्सपोर्ट में डिमांड नहीं है। और फैब्रिक में भी अगर हम बात करें तो डिमांड काफ़ी स्लो हुई है। बांग्लादेश और दूसरे मार्केट्स को काफ़ी एडवांटेज पिछले कुछ सालों में देखने के लिए मिला है एज कम्पेयर टू इंडिया। एब्सोल्युटली संजित, आपने बहुत तरीके से वो यहाँ पर समझाया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। लेकिन एक चीज़ है, जिस तरह से ग्लोबली हमने देखा है कि मैनमेड और कॉटन में एक बहुत बड़ा अंतर बनता हुआ नजर आया है। मैनमेड अब बहुत बड़ा मार्केट शेयर हो चुका है। कैसे देखते हैं उस पैटर्न को, और आपको लगता है इंडिया उस तरफ जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि देखिए मैनमेड जो फाइबर्स की बात करें तो कई सारे ऑल्टरनेटिव्स निकल गए हैं। टेंसिल एक नया फाइबर आ गया है, बैम्बू फाइबर, काफ़ी सारे कॉटन के ऑल्टरनेटिव्स रिसर्च के साथ साथ निकलते जा रहे हैं, और उनमें कंसिस्टेंट फाइबर्स है। जो मैनमेड फाइबर है वो काफ़ी कंसिस्टेंट होता है एज कम्पेयर टू कॉटन। तो ऑफकोर्स देर आर चैलेंजेस, एंड ये फाइट तो हमेशा चलने वाली है कॉटन और मैनमेड फाइबर की। बट अच्छा पॉइंट ये है कि अभी वर्ल्ड जो है वो सस्टेनेबिलिटी की हम बात करते हैं, दुनिया बोलती है कि भी हमें रिसाइकल्ड चीज़ें चाहिए, तो विच इज़ गुड बिकॉज कॉटन इज इट्स अ सस्टेनेबल प्रोडक्ट, इट्स अ नेचुरल प्रोडक्ट। तो वो एक अच्छा है कि ये जो नई मुहिम जिस तरीके से चल रही है सस्टेनेबिलिटी की, ये कॉटन का जो दबदबा है वो उसको बिल्कुल बनाए रखेगा, ऐसी हमें उम्मीद है। ऑलराइट, एक बहुत क्विक फाइनल सवाल संजित, आगे जाकर प्राइसेस क्या देखते हैं? जिस तरह का दबाव है, आपको लगता है ये प्रेशर जारी रहेगा?
बिल्कुल जी, देखिए लगता है कि प्रेशर जारी रहेगा। द रीजन बीइंग कि वर्ल्ड मार्केट की अगर हम बात करें, वर्ल्ड फ्यूचर्स की, कॉटन फ्यूचर्स की बात करें, तो वो काफी प्रेशर में एट दिस मोमेंट, एंड ऑन देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर बिकॉज ऑफ द टैरिफ वॉर एज वेल। प्लस उसके अलावा डोमेस्टिक मिल्स की जो सिचुएशन है वो बहुत अच्छी नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है इंपोर्ट ड्यूटी खोलने का। 31 दिसंबर तक इंपोर्ट जो है वो माफ कर दिया गया है, जो पहले 11% की ड्यूटी थी, विच इज रियली वेलकम्ड बाय द इंडस्ट्री। इट्स अ गुड मेजर, बट स्टिल द मार्जिन्स आर वेरी वेरी पुअर एट द मोमेंट। और ऐसा लगता है कि प्रेशर में रहेंगी प्राइजेस, और आने वाले साल में हमारा ऐसा मानना है कि प्राइजेस जो है काफी रेंज बाउंड रहेगी। ऑलराइट, तो प्राइसेस में गिरावट है, डिमांड में, एक्सपोर्ट में, मार्जिन्स में। तो एक ऐसी इंडस्ट्री जहां पर हमने थोड़ी सी चमक कम होते हुए देखी है, लेकिन आशा है कि आने वाले समय में कुछ सपोर्ट देखने को मिलेगा। संचित, बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए, और आशा है आपसे आगे जाकर भी और बहुत कॉन्वर्सेशंस होंगी कॉटन पे, फैब्रिक पे, एक्सपोर्ट्स पे और ऑफ कोर्स अपैरल्स पे। वेल, इसी के साथ थैंक यू। वेल, जाते जाते आपको बता दें कि CNBC आवाज की एजुकेशनल पहल FNO गुरुकुल एक बार फिर से शुरू होने जा रही है। 13 और 14 सितंबर को होने वाले 2 दिन के एक्सक्लूसिव वेबिनार में दिग्गज एक्सपर्ट्स आपको वायदा ट्रेडिंग के गुर सिखाएंगे। रिस्क मैनेजमेंट के साथ डिसिप्लिन ट्रेडिंग पर हमारा खास फोकस रहेगा। हमारी कोशिश है कि आपको मुनाफे वाले एलीट ट्रेडर्स की लिस्ट में शामिल कराया जा सके। 2 दिन के इस वेबिनार के लिए फटाफट रजिस्ट्रेशन करा लें। रजिस्ट्रेशन की सभी डिटेल्स QR कोड में मिल जाएंगी।